हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल हमने ना इकोनॉमी वर्ड पे चर्चा कर ली और तीन तरीके की इकोनॉमी वो भी देख ली। सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमने मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी पे भी चर्चा कर ली। फिर बेटा हमने इकोनॉमिक्स वर्ड पर भी चर्चा कर ली थी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सब बात सीखी बेटा। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म क्लियर करनी है मुझे, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। बेटा 11th क्लास में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा है और 12th क्लास में हम ये बुक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वर्ड कहां से डेराइव हुए बेटा? ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डेराइव हुआ, माइक्रोस और बेटा मैक्रोस। ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डेराइव हुए हैं, माइक्रोस एंड मैक्रोस। बेटा माइक्रो का मतलब स्मॉल, छोटी बातों से है, और बेटा मैक्रो का मतलब बड़ी बातों से। देखो, अगर मैं किसी छोटी इकोनॉमी पर चर्चा करूं तो वो सब माइक्रो में कवर हो जाएगा, और अगर मैं बेटा नेशन वाइड बातें करना शुरू कर दूं तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। कहने का मतलब है बेटा, अगर मैं डिसाइड करने लगूं एक छोटी इकोनॉमी, सक्सेस मंत्रा की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू कर दूं, एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, तो बाबू ये कवर हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर मैं बात करने लग जाऊं कि देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चल रही है, नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो बेटा ये बातें कवर होने लगेंगी मैक्रोस में। समझ में आती है अभी तक छोटी सी बात? बाबू अगेन अगर मैं कहने लग जाऊं बेटा, एक इंडिविजुअल यूनिट पे चर्चा करने लग जाऊं, मैंने पिछली बार भी शायद ऐसा ही एग्जांपल दिया था कि ओला इलेक्ट्रिक कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाबू मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट पे चर्चा कर रहा हूं। ये सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक पे चर्चा कर रहा हूं कि ओला इलेक्ट्रिक कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में। तो सर ये मैं एक इंडिविजुअल यूनिट की चर्चा कर रहा हूं, एक छोटी यूनिट की चर्चा कर रहा हूं, ये इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं ये कहने लग जाऊं कि नेशन वाइड कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, या सारी की सारी फर्म सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक ही क्यों, टीवीएस को भी मिला लो, दो चार 20-25 और कंपनियां मिला लो, ये सब मिलकर कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेटा ये कंसेप्ट कवर होने लगेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी तक सारी बात समझ आई? आगे बढ़ाएं बेटा। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ऐसा है कि माइक्रो में ये जो वर्ड आपको आई दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर द इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो में जो वर्ड ए दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर द एग्रीगेट। ये बाबू पूरी इकोनॉमी की बात करता है ऐसा हॉल, पूरी कंट्री लेवल प्रॉब्लम की बात करता है ऐसा हॉल, एग्रीगेट, और ये इंडिविजुअल यूनिट्स। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कुछ बातें मैंने नोट्स में लिखी, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ऐसा क्यों बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच? बेटा हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट से स्टार्ट होते हैं और बेटा एक नेशन वाइड कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ओला इलेक्ट्रिक ने कितना प्रोडक्शन किया ईवी का, टीवीएस ने कितना किया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट को काउंट कर रहा हूं, और बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का मैं टोटल करके डिसाइड करता हूं कि नेशन वाइड कितना प्रोडक्शन। बॉटम अप अप्रोच बेटा। लेकिन मैक्रो में हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉप डाउन अप्रोच। या ना हम नेशन वाइड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसका इंडिविजुअल इंपैक्ट हर इंडस्ट्री पर क्या पड़ रहा है। कहने का मतलब है, मान लो एक नेशन वाइड प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, मैं देखता हूं इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ओला इलेक्ट्रिक पर क्या पड़ा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट टीवीएस पर क्या पड़ा। तो यहां क्या होता है बेटा, यहां मैं पहले ही टॉप पर जाता हूं, नेशन वाइड प्रॉब्लम देखता हूं, फिर इंडिविजुअल यूनिट पर इंपैक्ट देखने की कोशिश करता हूं। यहां मैं इंडिविजुअल यूनिट से शुरू होता हूं और नेशन वाइड जाने की कोशिश करता हूं। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है माइक्रो और मैक्रो का मतलब? बेटा इसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। अभी बताता हूं।
और इसका दूसरा नाम है बेटा प्राइस थ्योरी। माइक्रो को ही बोला जाता है प्राइस थ्योरी, और इसके टूल है डिमांड एंड सप्लाई। बाबू देखो, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई से ही ना प्राइस का जन्म होता है। इसी वजह से ना माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि माइक्रो में ना हम दोनों टूल पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे एक टूल पूरा पढ़ चुके। अच्छा, डिमांड और सप्लाई से प्राइस कैसे बना, अगर मुझे आपको बताना हो तो अभी बता देता हूं मैं। एक सेकंड, मैंने पिछली बार भी बताया था, शायद आपको ऐसे ही। मान लो गर्मियां भी पीक पर चल रही हैं, ये मंथ अभी अगस्त नहीं, मान लो मई चल रहा है, ठीक है जी। और आपका वाटरमेलन खाने का मन है और आप पहुंच जाते हो फ्रूट मंडी। आपने देखा भाई जितने दुकानदार बैठे हैं भाई साहब वाटरमेलन ही लेके बैठे हैं। आप डिमांड करने जा रहे हो एक वाटरमेलन की, और सप्लाई कई हजारों वाटरमेलन दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आग जा रही है तब तक वाटरमेलन है। बाबू अगर आप एक दुकान पे जाओगे, अच्छा वाटरमेलन का प्राइस बढ़कर मिलना चाहिए कम होकर, ये बताना। बहुत कम, क्यों? क्योंकि बेटा डिमांड तो कुछ भी नहीं है जितनी सप्लाई दिखाई दे रही है उसके कंपैरिजन में। आप एक दुकान पे जाओगे, वो कहेगा 15 रुपए किलो, तो दूसरा 13 रुपए किलो देने को तैयार बैठा आदमी, क्योंकि सप्लाई है मार्केट में, भर भर के सप्लाई है, और आपकी तो डिमांड कुछ भी नहीं। और यही मैं कहूं बेटा, अभी विंटर्स आने वाली है, ऑन पीक आएंगी बेटा नवंबर दिसंबर में। तब आप जाओ फ्रूट मंडी, एक भी वाटरमेलन दिखाई नहीं दे रहा। आपने डीलर से पूछा जी वाटरमेलन, उसने कहा जी है तो कोल्ड स्टोरेज में रखा, मंगा देंगे। आपने कहा जी प्राइस, मुझे बताओ प्राइस कम मिलना चाहिए ज्यादा, क्यों? सप्लाई नहीं है मार्केट में, और आप डिमांड करने आ गए हो, और आपके घर में वेडिंग है और आपने फ्रूट चाट का स्टॉल लगवाना है, उसमें लगवाना है वाटरमेलन आपने। अब आपको तो चाहिए कई किलो, बाबू उसका प्राइस ही ऐसा मिलेगा 100 किलो 100 रुपए किलो या 120 रुपए किलो, वो रेट ही यही बोलेगा आपको। तो बाबू समझ में आ रहा है, डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, और डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं। दैट्स व्हाई बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है प्राइस थ्योरी। समझ में आती है बात? ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। इसके टूल मैं बता देता हूं, पर मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, 12th क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा। इसके टूल हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये बात ही नहीं करता ना इंडिविजुअल यूनिट की, ये तो इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, ये तो बात ही एग्रीगेट की करता है। पूरी इकोनॉमी की बात कर लो, इससे ऐसा हो, ठीक है ना भाई। मनीष की इनकम निकालने जा रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन नेशनल इनकम निकालने जा रहे हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडिविजुअल यूनिट की तो बात आती है यहाँ पर, यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात आती है, यहाँ प्रॉब्लम भी पूरी इकोनॉमी लेवल पर, ठीक है ना जी बेटा। यहां मैं नेशनल इकोनॉमी की मेनली, सॉरी नेशनल इनकम की मेनली बात करता हूं, एज वेल एज इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करता हूं। इसी वजह से इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यही फर्क था बस माइक्रो और मैक्रो में। आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है जी बेटा। एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बेटा, 3 प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम में। व्हाट टू प्रोड्यूस, याद आ गया होगा सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मैं बड़े काम की बात बोलूंगा, अगर आपने इतना बता ही दिया तो बहुत अच्छी बात, मैं एक्सपेक्ट करता हूं और फर्दर आंसर। सर इसे क्यों बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली मैं अगर आपको इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम का नाम दूंगा ना, कोई भी प्रॉब्लम का नाम, इधर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और इन्फ्लेशन और ब्ला ब्ला ब्ला, जिसका भी नाम दूंगा, अल्टीमेटली सारी की सारी प्रॉब्लम इन्हीं ने ही जन्मी है। इनकी वजह से ही इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम जन्म लेती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी मैं अभी जब पढ़ा दूंगा इसके बारे में तो मैं आपको प्रूव भी करूंगा ये बात कि इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम उठाकर देख लेना, इन्होंने ही पैदा की होंगी सारी प्रॉब्लम। और आपको पता है इन तीनों को किसने पैदा किया? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की वजह से ये 3 प्रॉब्लम अराइज होती हैं, और इनकी वजह से इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। मेरे को प्रूव करनी है ये बात,
5-7-10 मिनट लगेंगे पर प्रूफ पक्का होगा। ठीक है जी, चलो जी मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। बाबू यहां ना मेरे को दो बातें डिसाइड करनी है, क्या प्रोड्यूस करना है और बेटा कितनी क्वांटिटी में करना है। प्लीज सब सामने देखेंगे। यहां मुझे डिसाइड करनी है दो बातें। ये बात पेपर में 101% लिखी हुई है, इन तीनों में से एक बात। क्वेश्चन नंबर नहीं बता सकता, बस में हर स्कूल में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब पास तो होना चाहते ही होंगे मेरा ख्याल। सुन लेना आराम से बात को। बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बातें डिसाइड करनी है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा इसी में मिलते हैं। बाबू ये क्वेश्चन क्यों राइज हो रहा है, मैंने भी बताया था तीनों प्रॉब्लम क्यों राइज हुई। स्केर्सिटी। बाबू अगर मेरे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो ये क्या पूछने की जरूरत है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर तो सब कुछ ही प्रोड्यूस करो, क्योंकि हर चीज नेचर ने जो दी है वो बेटा स्केर्स दी है, लिमिटेड दी है। इसी वजह से इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और कितना करें। सीधी सीधी से बात का मतलब है सब कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है ना बात। इतने रिसोर्सेस नहीं है कि सब कुछ ही प्रोड्यूस किया जा सके इकोनॉमी में। स्केर्सिटी की वजह से अराइज हुई है प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात। अब सर व्हाट टू प्रोड्यूस में आंसर बताना शुरू करता हूं, क्या लिखेंगे। सर देखो दो तरीके के गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा बेटा, एक बारी में समझने की कोशिश करना। ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, विच आर रेडी टू कंज्यूम, जो बिल्कुल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। कपड़े बिल्कुल कंजम्पशन के लिए रेडी है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हो भी नहीं सकती। खाने पीने की चीजें, ठीक है ना, आप ब्रेड ले आए हो, आप बटर ले आए हो, बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है, अभी कंज्यूम कर लो बेटा, ये सब कंजम्पशन गुड्स हैं। शूज। बेटा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं बेटा या तो इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है या ये दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैंने क्या बोला, या तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब मशीनरी टाइप, या बेटा इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है, मतलब रॉ मटेरियल टाइप। या तो फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करो, फिनिश गुड्स बनाओ तो बेचो, या ये दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ही है। ठीक है जी बाबू। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ जी, क्या बोला मैंने, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, बेटा जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा होता है। आप घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हो जिनका लाइफ स्पैन बहुत ठीक ठाक बड़ा है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। बेटा एक ठीक ठाक लाइफ स्पैन है, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल भी चल जाते हैं, इन्हें ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सेमी ड्यूरेबल वो जिनका लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर है, घर में रखी हुई क्रॉकरी, आपके क्लोथ्स, आपके शूज, लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर। और वो नॉन ड्यूरेबल या तो बेटा 1 यूज में खत्म हो जाएंगे या फ्यू यूजेस में खत्म हो जाएंगे, या तो एक इस्तेमाल में कुछ इस्तेमाल में। सॉप, शैम्पू, ब्रेड, बटर, ये सब ऐसी चीजें या तो एक इस्तेमाल में खत्म या कुछ इस्तेमाल में खत्म, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन पूछा आपने इकोनॉमी से, क्या प्रोड्यूस करें। सर हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें। सर ये क्वेश्चन क्यों पूछना पड़ रहा है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या सारे गुड्स एक जैसी क्वांटिटी में बनाए जा सकते हैं। मैंने पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा बैच में, क्या जितना वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी कार प्रोड्यूस कर लें। सब जगह नहीं मिलेगी इंसान को चलने की। सब जितने सिविल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने वॉर गुड्स प्रोड्यूस कर लें, जितने खाने पीने की चीजें बना रहे हो उतने वॉर गुड्स प्रोड्यूस कर लें, गन्स, आर्म्स, सब सारी धरती स्वाहा हो जाएगी एक साल में। इसलिए इकोनॉमी से मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। सारे गुड्स इक्वली नहीं बनाए जा सकते, इसलिए क्वेश्चन पूछना ही पड़ता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। समझ में आई बात, व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया। ठीक है जी सर, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस अलग चीज है, हाउ टू प्रोड्यूस अलग चीज है।
बाबू हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। बेटा प्रोड्यूस करने की दो ही टेक्निक हैं, वर्ल्ड वाइड दो ही हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, नोट्स में पढ़ लेना। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वो व्हाट डू यू मीन बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक? बेटा लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल। बेटा एंड कैपिटल इंटेंसिव मींस मोर कैपिटल लेस लेबर। पिछली बार एग्जांपल दिया था, याद आ गया होगा। प्लॉट ऑफ लैंड लिया, चार दीवारी खड़ी कर दी, लेंटर डालना है, दो ऑप्शन है। एक तो ये है भाई 25 मजदूर बुला लूं, उन्हें कहूं तुम ही मिक्सचर बनाओगे, ये सीढ़ी लगाओ, तुम ही ऊपर सामान लेके जाओ पूरा मिक्सचर और तुम ही डालो लेंटर। ये जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल करी है लेबर इंटेंसिव है, लेबर ही लेबर बुला रखी है, पैसा लगा नहीं रखा, मोर लेबर लेस कैपिटल। और एक तरीका मैं दो मशीन खरीद कर ले आऊं, एक वो जो कंक्रीट बनाएगी वो पूरा मिक्सचर रेडी करेगी, और एक वो जो लिफ्ट टाइप मशीन है वो जो सारे मटेरियल को ऊपर लेके जाएगी, और मजदूर बुलाए बस 5। ये जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल करी ये क्या है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मोर कैपिटल एंड लेस इज द लेबर। कैपिटल ज्यादा लगा दी, पैसे ज्यादा लगा दिए, लेकिन लेबर कब लगाई? बाबू जो डेवलप्ड नेशन है जस्ट लाइक यूएसए और यूके, बाबू ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वहां लेबर की बहुत कमी है पर लोगों के पास कैपिटल की कमी नहीं। बाबू इंडिया के सर्कमस्टांसेस में आपको क्या लगता है कौन सी टेक्निक अच्छी है? लेबर इंटेंसिव। क्यों? बस बाबू काउंटिंग में 140 करोड़ ही तो आप। सर हमारे यहाँ लेबर भर भर के है। सर जो हमने इकोनॉमी ब्रिटिशर से इनहेरिट करी 1947, उस बेटा इकोनॉमी की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। उस इकोनॉमी को हम बोलते थे लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी हमें मिली है लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर भर भर के है और कैपिटल किसी के पास नहीं है। सर इंडिया के सिनेरियो में सबसे अच्छी चीज है अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हो। बट बेटा ऐसा देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इंसान थोड़ा सा रिच हो जाता है वो फटाफट से शिफ्ट कर जाता है इस पे। इंडिया में अच्छा यही है बाबू। बहुत सारी फैक्ट्रीज आप चलते हुए देखते हो जहां 20-20, 25-25 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन बाबू आप ऐसा भी कहते हुए सुनते होंगे मालिकों को, यार लेबर ने सर में दर्द कर रखा, अजीब अजीब से बहाने बता के छुट्टी करती है। ठीक है ना सर, मैंने तो हाल ही में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, मुझसे बेटर तो कोई नहीं बता सकता कि लेबर के हालात क्या, हालात ही नहीं बता सकता मुझसे कि लेबर क्या करती है तुम्हारे साथ। ठीक है ना भाई साहब, एक आदमी मेरे यहाँ टाइल लगा रहा है, चला गया अभी है। कल मैंने उसे 25 कॉल करी सिर्फ ये बताने के लिए कि भैया लाइट नहीं आनी कल के दिन, मतलब आज के दिन लाइट नहीं आनी थी, तो मैं इसके में कटता 11 से 4। मैंने 25 कॉल करी, वो आना नहीं चाह रहा था कल, तो उसको लगा मेरे को आज के लिए बुला रहे, उसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर मुझे लगता है कुछ चीज़ों की शिक्षा ना बंदे को वैसे नहीं आती, ऐसी देनी चाहिए। मैंने कसम गाली मैं आज फ़ोन नहीं करूंगा, इसे आने दूंगा। ये आगे बैठ गया 10 बजे, 11 बजे लाइट चलेगी, भैया लाइट कब आएगी? मैं कहा पता नहीं, आने वाली होगी, कोई नहीं बैठा है, बिठा के रखा, अब गया 7 बजे। तो तुम भी तो ऐसे ही तंग करते हो, मुझे तो पता है कल से मैं तेरे को 25 कॉल करी तूने उठाई नहीं। मैंने कहा चलो फिर शिक्षा ऐसे ही सही है ना। तो बाबू लेबर ना बहुत कुछ सिखा देती है। एक इंसान जब थोड़ा सा सही कमा लेता है ना, उसको पता है क्या लगता है कि चाहे मशीनरी 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ की लगा दो, लेबर दो ही लगाओ, 25 नहीं लगा सकते, लेबर कौन खींचेगी भाई। तो इंडिया में देखो सूट तो करता है लेबर इंटेंसिव, लेकिन ऐसा देखा जाता है जो इंसान थोड़ा सा रिच हो जाता है वो यहां शिफ्ट करने लगता है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तीसरा क्वेश्चन जो इकोनॉमी से जरूर पूछा जाता है वो है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। सर अगर आप प्राइवेट सेक्टर हो और आप कोई गुड्स या सर्विस बना रहे हो तो बेटा आप जरूर सोचते हो मैं किसके लिए बना रहा हूं। सर मेरे को बहुत अच्छे से पता है मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना जी। और एक टाइम पर मैं किसके लिए पढ़ाता था, जब मैंने कोचिंग शुरू करी थी ना, मेरी फीस सुन के कह रहा बेल जाओगे, मैं उस टाइम पे 400 रुपये महीना फीस में पढ़ाता था, 4 महीने में सारा सिलेबस खत्म और नमस्ते कर देता था। ठीक है जी। तो भाई ये
एक्चुअली में ना मैंने अभी क्या बताया, सब कुछ दुनिया आपको सिखाती है। एजुकेशन वो नहीं है जो किताबों में मिल रही है, एजुकेशन ये है जो आप सिखा रहे हो, ठीक है ना। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो भाई ऐसा होता है कि टेंडेंसी है बच्चों की, जो सस्ता है वो खराब है, ठीक है ना। मैंने पिछली बार एक कहानी भी बताई थी आपको शायद ये बात समझाने के लिए। मैं ना सीएम एक टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस। उन टीचर का नाम था डीजी सर बोलते थे हम, दीपक गुप्ता, डीजी। तो उन्होंने जब सीए क्लियर करी, उनकी ऑल इंडिया रैंक थी, उन्होंने अपनी क्लास में एक कहानी बताई थी मेरे को, तो मैं उनकी कहानी से बड़ा इंप्रेस हुआ था। वो उन्होंने कहा मैंने सीए क्लियर करी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, पूरे इंडिया में रैंक 1, सीए फाइनल में। कहता मुझे जॉब और ऑफर हो रही थी, 70-70 लाख के पैकेज मिल रहे थे। कहता मैंने लिए नहीं, मेरी फैमिली पीछे पड़ गई, बेवकूफ है तो 70 लाख का पैकेज छोड़ रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा सीएस को। फैमिली बहुत पीछे पड़ी थी, भाई 70 लाख का पैकेज कौन छोड़ता है, उन्हें छोड़ दिया। उनके कंपटीशन में एक टीचर ऑलरेडी पहले से इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाते थे, उनकी फीस थी 8,000 रुपये। तो कहते डीजी सर ने बताया कि मैंने ना फीस रख दी 6,000। कहते उनका बैच फुल, एक बच्चा ना आया मेरे पास। और सीए में एक कहानी है भाई, 6 महीने तक बच्चा नहीं आता, 6 महीने के लिए ट्यूशन जाती है, जब जाती है हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट होते हैं। कहते पेरेंट्स और गालियां दी, 70 लाख का पैकेज छोड़ दिया, खाली बैठ गया घर पे 6 महीने के लिए। कहते 6 महीने बीते, उन्होंने फीस रखी 9,000, कहते मैंने रख दी 7,000। कहते उनका बैच फुल, मेरे पे फिर कोई ना। 1 साल मैंने गालियां खाई करके। कहते तीसरे टाइम में उन्होंने फी रखी 10,000, कहते मैंने रखी 12,000 के, उनका बैच खाली मेरा फुल। बस मैं सीख गया, और मुझे भी पता फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर हर कोचिंग सेंटर है ना, सबको पता है ना मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मुझे भी पता है मेरी क्या है, सबको अपनी अपनी पता है। एप्पल को पता है ना उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और एमआई को भी पता है मेरी क्या है, सबकी एक जैसी तो नहीं है। हार्ले डेविडसन को भी पता है मेरी क्या है, होंडा शाइन को भी पता है मेरी क्या है। समझ गए होंगे ना शायद बात। सबके लिए गुड्स नहीं बनाया जा सकता, और सबके लिए एक जैसा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इकोनॉमी को तो सब चीजें सस्ते में चाहिए। हार्ले डेविडसन चाहिए उन्हें 15,000 रुपए में, बना दोगे? सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी से मस्ट आस्क क्वेश्चन, आप किसके लिए बना रहे हो? और प्राइवेट सेक्टर हमेशा उनके लिए बनाता है विच हैव मींस टू बाय इट। सर डेकोरम मेंटेन करो, पूरे 5 मिनट का लेक्चर है बस। हाँ जी बाबू, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उनके लिए बनाता है विच हैव मींस टू बाय इट, और सबको अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसके लिए बना रहा हूं। देखो सरकार का कुछ नहीं है, सरकार तो चीजें बनाकर सब्सिडी में भी दे देती है। सरकार सबके लिए बनाती है, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं के लिए बनाएगा जिनके पास मींस हैं खरीदने के लिए। सरकार की कहानी तो ये है भाई, बिजली भी बहुत सस्ती दे रही है, सिलेंडर भी सब्सिडी पे दे देती है, पेट्रोल डीजल भी सब्सिडी पे दे देती है, सोलर पैनल भी सब्सिडी पे दे देती है। तो ये सरकार के हालात है। प्राइवेट सेक्टर लेकिन उन्हीं के लिए बनाएगा जो बाय कर सकते हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है जी, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने माइंड अप कर दी। चलो मैं घूम फिर के एक बात करता हूं जो मैंने बात शुरू में शुरू की थी। सर फॉर होम टू प्रोड्यूस सबके लिए बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, स्केर्सिटी की वजह से तो प्रॉब्लम अराइज हुई। अगर इतने रिसोर्सेस थे तो सबके लिए बना लेते, सस्ता बना लेते। नहीं है ना इतने रिसोर्सेस, इसी वजह से तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अच्छा इनकी वजह से अराइज हुई इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम। चलो अच्छा एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से अराइज हुआ? हाउ टू प्रोड्यूस। आप इस टेक्निक पर शिफ्ट होते गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। आप कैपिटल इंटेंसिव पे रहे हो तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर एम्प्लॉयड ही नहीं हो तो पुअर तो ऑटोमेटिकली हो। आप घूम फिर के इकोनॉमी की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को देख लेना, उसका बेटा जो बेस निकलेगा वो यही तीनों बातें निकलेंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसलिए इनको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? एक नया टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस अब ये बातें मैं नोट से ही क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सर अब मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट एक बात बोलनी है, आराम से सुन बेटा।
एक नया टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे रिलेटेड मेन टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ मैं 2 बातें बोलूंगा बस। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो सेक्रीफाइस, और अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। बेटा अगला बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको खोना पड़ा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, सीए बनने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ईदर प्रैक्टिस और जॉब, मतलब एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो आप। चलो छोड़ो इसको, हैंग हो गया बाबू। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ईदर प्रैक्टिस और जॉब। मैं चाहूं तो बेटा ऑफिस खोल सकता था, चाहूं तो बेटा जॉब कर सकता था। मैंने चूज किया ऑफिस, और मान लो मैं ऑफिस में एक्स अमाउंट कमाता हूं, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, और मैंने जो जॉब छोड़ी वो बेटा 75,000 रुपए महीने की छोड़ दी। तो बेटा ऑफिस को ज्वाइन करने की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, 75,000 रुपए। ऑफिस को ज्वाइन करने की वजह से मैंने क्या सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर दी ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब सेक्रीफाइस ही होता है, पर अगर टेक्निकल भाषा में बोले, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो बोलते हैं हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन, कि अगला बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया। और मान लो मैं अगर कहूं मेरे पास जॉब के ऑप्शन ही 2 थे, एक जॉब का ऑप्शन था 75,000 का, दूसरा जॉब का ऑप्शन था 90,000 का। तो बाबू 1 लाख रुपए वाला मैंने ऑफिस चूज कर लिया, दोनों जॉब को लात मार दिया। मैंने कौन सा नेक्स्ट बेस्ट छोड़ दिया, 1 लाख के बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था, 90,000। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 90,000 है, 75 नहीं। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड क्लियर हो गया, आगे क्लोज करना। बाबू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड एक कंसेप्ट जिक्र कर रहा हूं, 1 मिनट का कंसेप्ट है। वैसे मैं 1 मिनट कहते कहते 10-12 तो लगा ही देता हूं, पता नहीं क्या बात है। बाबू कंसेप्ट का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सब सामने देख रहे हैं। अगेन बेटा वर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्रीफाइस की तो बात होएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल भाषा में सेक्रीफाइस ही है। और उसके बाद बेटा एक टर्म ये भी जुड़ी हुई है मार्जिनल। मैंने ना लास्ट टाइम भी बताने की कोशिश करी, पता नहीं आपने कितना याद रखा, कि जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो एक वर्ड आपको आंसर में देखने को कंफर्म मिलेगा, 1 एडिशनल यूनिट। 1 एडिशनल यूनिट ये वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो मैं याद करा देता हूं। जब मैंने अभी एमपी पढ़ाया था मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मैंने यही बोला था, अगर 1 यूनिट से वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दो, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो बाबू जब भी ये वर्ड आएगा ना मार्जिनल, कंफर्म्ड है 1 एडिशनल यूनिट वर्ड आएगा ही आएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो सेक्रीफाइस वर्ड आएगा ही आएगा। तो बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि एक कॉमोडिटी की 1 एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कॉमोडिटी की जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइस करी उससे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले आराम से वर्ड दोबारा सुन लो, फिर मैं एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से सामने देखो बेटा, एक कॉमोडिटी की 1 एडिशनल यूनिट बनाने के लिए दूसरी कॉमोडिटी की जितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस कर दी हैं वही बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बाबू लास्ट टाइम वाला एग्जांपल आपके लिए रिवीजन, कईयों के लिए पहली बार। होंडा 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों बनाता है। एक्टिवा बड़ा फेमस 2 व्हीलर, एक बड़ी फेमस गाड़ी होंडा सिटी, ठीक है जी, दोनों बनाता है। बेटा इनके पास ना 50 मशीन है और बेटा मान लो 500 लेबर, ठीक है। और लेबर मैक्सिमम काम कर रही है, एक लेबर से मैक्सिमम 10 घंटे काम करा सकते हो, 10 के 10 घंटे काम कर रहे हैं 500 के 500 लेबर। और मशीनरी मैक्सिमम 20 घंटे चल सकती हैं, एक एक मशीन 20-20 घंटे चल रही है। मतलब किसी भी हाल में लेबर को 1 मिनट भी नहीं बढ़ाया जा सकता। वो 10 घंटे ही काम कर रही है लेबर, मशीन पूरे 20 घंटे ही चल रही है। और इतना चलने के बाद मान लो बेटा 4 व्हीलर का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी समझ लो 600 कार बन रही है, और बेटा एक्टिवा बन रही है, कुछ भी समझ लो 10,000, ठीक है। जब ये मैक्सिमम काम कर रहे हैं सब कुछ, तो 4 व्हीलर बन रहे हैं 600 और बेटा 2 व्हीलर बन रहे हैं 10,000। बेटा इस बार मैनेजमेंट ने कह दिया हमें ना 4 व्हीलर 601 चाहिए,
सर अगर ये 601 बनेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम काम कर रहे थे तो इतना प्रोडक्शन हो रहा था, तो बाबू ना तो इसका भी 1 मिनट बढ़ेगा ना तो इसका भी 1 मिनट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अगर यहाँ 601 बनाओगे तो यहां से कुछ तो कम होगा, कुछ तो कम होगा। और मान लो बेटा यहां बनती है 9997 एक्टिवा, यानी कि 3 एक्टिवा कम बनी तो जाकर एक कार प्रोड्यूस हो गई, मान लो ऐसा हुआ। तो बेटा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, बेटा एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कमोडिटी की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पर बेटा मैंने एक कार बनाने के लिए 3 यूनिट एक्टिवा की सेक्रीफाइस कर दी है, यही एमओसी है। क्लियर है बात, पक्का से? बाबू सिर्फ एक लाइन पढ़ दो, अगली लाइन मत पढ़ना, अभी पीपीएफ अभी आपको कुछ नहीं पता। बाबू लिखा हुआ है मैंने, एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्लियर है बात, पक्का से एमओसी वर्ड क्लियर हो गया? बेटा अगला वर्ड है एमआरटी। अरे यार तुम्हें क्या लगा छुट्टी होने वाली है? मैंने आज पीपीएफ पढ़ाने, मैंने तो भाई आज, मैं तभी तो तुम्हारे से कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, 1 मिनट तुम खुश हो जा रही, तुम्हें लग रहा छुट्टी होगी यार। बहुत ही नाइंसाफी हुई इनके साथ तो आज यार, मैंने 1 मिनट करते करते 4-5 कंसेप्ट करा दिए। छुट्टी चाहिए? रोके थे, कितना गंदा रोए, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ छुट्टी, बट छुट्टी चाहिए। रोके दिखाओ एक बार अच्छे से, बैठ नहीं रो ना, आओ बाबू आओ। अरे तुम छोड़ो बाबू छोड़ो, कैसी बात कर रहे हो तुम, इतना प्यारा टॉपिक, आओ बेटा देखो, इसको पढ़ के वैसे ही रोना आ जाता है। अच्छा चल फिर 1 मिनट की बात सुन बाबू, 1 मिनट लूंगा पूरा, स्टॉप वॉच ऑन कर दो। चल बेटा टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एमआरटी। बेटा जो एमओसी में लिखा है कट कॉपी पे सेम एमआरटी बात बोलता है, बस एक वर्ड का चेंज है। बाबू एमआरटी कहता है, एमआरटी इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, यहां से लेकर यहां तक सारी बात कट कॉपी पे सेम। एमओसी जो बात बोलता है सेम बात एमआरटी बोलता है, बट एमआरटी किस में बोलता है, वो कहता है रेशो में बता दो। बेटा एमआरटी कहता है एक कमोडिटी की जितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी दूसरी कमोडिटी की एक यूनिट गेन करने के लिए, वो एमआरटी है। बाबू ये रेशो की फॉर्म में बोलता है, फॉर्मूला है एमआरटी किसके बराबर है, यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। ये क्या है डेल्टा? बाबू डेल्टा वर्ड चेंज को रिप्रेजेंट करता है, पूरी इकोनॉमिक्स में याद रखना, ठीक है? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।